हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के बारे में, CAS 6 के बारे में, जो कि है मटेरियल कॉस्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, CAS 6 क्या कहता है। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया, ICAI ने इशू किया है। किस लिए इशू किया है? इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल कॉस्ट इन अकाउंटिंग। ठीक है, ये एक हमें फ्रेमवर्क देता है, एक रूल का एक तरीका देता है, जिससे कि हम कितना मटेरियल कॉस्ट हमारे आ रही है उसको कैलकुलेट कर सके। अब सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट क्या होती है ये जान लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? कच्चा माल, सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। उस कच्चे माल की कीमत एक्चुअली में आपको कितनी पड़ी, लाने ले जाने में, खरीदने में, उसको हैंडल करने में, उसको रखने में, स्टोरेज में, और उससे रिलेटेड सभी कॉस्ट को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसकी एक बात और है कि आप मटेरियल कॉस्ट में किसी भी तरह का ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट या सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपको मिली भी है तो आप कॉस्ट में से उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइनिंग द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को निकालना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड का? एंश्योरिंग प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कि आप जो मटेरियल कॉस्ट है उसको उसके सही कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक एलोकेट कर पाए, कि उसका एक्चुअली में रीजन क्यों हुआ है उस खर्चे का, प्रोडक्ट की वजह से है, सर्विस की वजह से है, आप उसे एक्चुअली में उसकी सही जगह पर डाल सके। फिर तीसरा आता है एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कि आप सही तरीके से उसकी लागत निकाल सके, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास रूल्स नहीं होंगे तो आप सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है आप कुछ मिसमैच कर दे, गड़बड़ कर दे, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास रूल्स होंगे तो आप रीचेक भी कर सकते हैं और गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। आप अगर स्टैंडर्ड आपके पास होंगे ना, रूल्स आपके पास होंगे, तो आप उसके प्राइसिंग, बजटिंग और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए सही डिसीजन ले पाओगे। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट रिपोर्टिंग। एक रूल के हिसाब से एक स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म आपको रिपोर्टिंग सिस्टम मिल जाता है, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, वो इसका सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्कोप क्या है। ये जो स्टैंडर्ड है वो हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और सर्विस यूनिट में अप्लाई होता है, जो कि मटेरियल कॉस्ट से डील करती है। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंडस्ट्री हमारा सामान बना रही है, मटेरियल कॉस्ट तो आएगी ही। बने बनाए सामान को खरीद के तो कोई नहीं बेचता। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट जो होती है ब्रॉडली दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोसेस। जब हम अपनी मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्टली एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई हमने, ठीक है, अगर सपोज जैसे कि हमने LG का एग्जांपल लिया था कि LG जो है वॉशिंग मशीन भी बनाता है, फ्रिज भी बनाता है, टीवी भी बनाता है। तो अगर फ्रिज के लिए कच्चा माल आ रहा है तो वो फ्रिज के में जाएगा, टीवी के लिए कच्चा माल आ रहा है तो वो टीवी के सेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि हम उसको स्पेसिफाई करवा रहे हैं। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, उसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई टीवी की कॉस्ट आई है कि फ्रिज की कॉस्ट आई है। जैसे कि मशीन के ल्यूब्रिकेंट्स, मशीन जब तक चलेगी ल्यूब्रिकेंट्स खर्च करेगी। अब कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, मशीन जो है कॉमनली बनाती है, अब कौन से प्रोडक्ट की रेंज में डाले उसे हम नहीं डिवाइड कर सकते। और सपोज क्लीनिंग है, अब सफाई जो हो रही है पूरी कंपनी की हो रही है, पूरी इंडस्ट्री की हो रही है। ठीक है, तो हम कौन से एरिया के अकॉर्डिंग डाले उसे कि भाई ये कौन से सामान की हमारी जो है क्लीनिंग कॉस्ट आई है। तो जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते वो हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाती है। फिर इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें हम मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस, जितने में हमने कच्चा माल खरीदा है, जो कि हमारे पास बिल आया कि हाँ भाई तुमने 1 लाख का कच्चा माल खरीदा है, सबसे पहले तो वो उसकी कॉस्ट होती है। दूसरा, उसमें हम हर प्रकार के टैक्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि भाई वो भी तो हमारी लागत ही है ना। लेकिन हाँ, उसमें जो रिफंडेबल GST होता है वो हटा देते हैं, क्योंकि वो तो हमें रिफंड में मिल जाएगा ना। नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट आती है? फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपने कच्चा माल खरीदा, उसको अपनी कंपनी तक भी तो लेकर आओगे जहां सामान बन रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो भी इंक्लूड होती है। फिर हैंडलिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, आप उसको लेकर आए हो तो एक साथ तो सारा सामान यूज करोगे नहीं, उसको पहले बात तो आप जिस भी चीज से लेकर आओगे, लोडिंग अनलोडिंग के भी लेबर चार्जेस लगते हैं। फिर आप उसको स्टोर करते हो, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब आपके लगते हैं। फिर आप उस रॉ मटेरियल को यूज करने से पहले उसकी क्वालिटी टेस्ट करोगे, तो क्वालिटी टेस्टिंग का जो खर्चा है वो भी आपका लगेगा। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कहीं बहुत दूर से सामान खरीद रहे हो, जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर हमने सामान कहीं से इंपोर्ट करा है तो मरीन इंश्योरेंस हम कराते हैं कि कहीं कुछ हमारे सामान को खराब ना हो जाए, तो उसके इंश्योरेंस के चार्जेस भी मटेरियल कॉस्ट में जाते हैं। अगर हमने कोई टैक्स ड्यूटी कुछ दिया है
मटेरियल कॉस्ट में कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह दी है जो कि नॉन रिकवरेबल है, वो हमें ऐड होगा। कोई भी नॉर्मल लॉस हुआ है, इवापोरेशन, स्पिलेज, कई बार जैसे अब सपोज कोई लिक्विड चीज है तो क्या होता है, इवापोरेशन के दौरान जो क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारी मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होगी। या फिर कुछ बिखर गया है, स्पिलेज हो गई है, वो भी इंक्लूड है। लेकिन अब नॉर्मल लॉसेस जो है ना, कि भाई सामान थोड़ा चोरी हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाएगी मटेरियल कॉस्ट में, ठीक है। साथ ही साथ जितने में हमें रिबेट्स और डिस्काउंट से छूट मिली है वो भी हमारे मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कि एक्चुअली में हमें किस तरीके से, किस हिसाब से जो है कॉस्ट को वैल्यूएट करना है। सबसे पहला था एक्चुअल कॉस्ट, कि जितने का सामान खरीदा वही तुम्हारी मटेरियल कॉस्ट है, जितना तुमने एक्चुअल में खर्चा किया, ठीक है। दूसरा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपने कैलकुलेट कुछ नहीं किया, लेकिन पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, आपने पिछले के हिसाब से एक स्टैंडर्ड रेट लगा लिया कि भाई पिछली बार भी जो सामान जो है मेरे को 1 लाख का बैठा था, तो इस बार भी 1 लाख का ही बैठेगा। आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो ये होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज में क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं निकालते, आप जितना भी मटेरियल आपने खरीदा है ना, फिर चाहे वो किसी भी यूनिट के लिए हो, आप उसको इकट्ठा करके टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका एवरेज निकाल लो, तो वो होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। फिर आता है फीफो मेथड। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान हमने सबसे पहले खरीदा था वो सामान सबसे पहले हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने जनवरी में 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा था और फरवरी में 2 लाख का खरीदा था। अब हम यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले जनवरी वाला यूज करेंगे, उसके बाद अगर कम पड़ेगा फिर फरवरी वाला यूज करेंगे। लेकिन एक हमारा होता है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बाद में खरीदा है ना वो सबसे पहले जाएगा। तो जनवरी में भी खरीदा था और फरवरी में भी खरीदा था, तो यूज किसे करेंगे, पहले हम फरवरी वाले को यूज करेंगे, ना कि जनवरी वाले को। ये होता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कि मटेरियल कॉस्ट को डिवाइड किस बेसिस पे करना है। डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल में वो कॉस्ट आएंगी जो कि आप स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल फॉर अ प्रोडक्ट। अब रॉ मटेरियल तो आपको पता है ना कि आपने कौन से प्रोडक्ट के लिए लाए हो। फ्रिज के मटेरियल्स अलग होते हैं, रॉ मटेरियल्स टीवी के अलग होते हैं, वॉशिंग मशीन के अलग होते हैं, तो वो आप डिवाइड कर सकते हो इजीली। फिर आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि मशीन कितने घंटे चली, मशीन आवर्स, फ्लोर स्पेस आपने कितना यूज किया है, प्रोडक्शन आपका टाइम कितना है, तो वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाता है। एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे कि लुब्रिकेंट्स जो होते हैं मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं, ना कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। क्लीनिंग मटेरियल जो होते हैं वो भी आप एरिया कितना साफ हो उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट निकालते हो, ना कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर अब सामान बन रहा है तो कुछ वेस्टेज, स्क्रैप वगैरह भी होता है, उसको कैसे डील करना है। वेस्टेज में जो नॉर्मल वेस्टेज होगी वो आपकी मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होगी, लेकिन उसकी डिस्पोजेबल वैल्यू की जो वेस्टेज होती है ना, जब जैसे कि लोहा होता है वो बिक जाता है, या रद्दी होती है वो बिक जाती है, डिस्पोजेबल वैल्यू डिडक्ट करके, ठीक है। लेकिन जो अब नॉर्मल वेस्टेज है ना, जो बाई चांस गलती से हो गया, गलती से क्या होता है, कई बार हमारा सामान जो है क्वालिटी से लो बनता है, तो उस पूरे का पूरे सामान को वेस्टेज में डाल देते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते, अगर यूज नहीं कर सकते, तो वो भी एक सेपरेट कॉस्ट ट्रीट की जाएगी, उसको आप मटेरियल कॉस्ट में नहीं डाल सकते। फिर आता है स्क्रैप वैल्यू। अब सामान बना है तो कुछ तो स्क्रैप भी बचता है, कटिंग्स वगैरह बच जाती है और भी चीजें होती है, तो जो स्क्रैप है वो आप मटेरियल कॉस्ट में से डिडक्ट करोगे, ओके। और जो स्पॉइलेज, सामान बिखर भी जाता है, थोड़ा बहुत स्पॉइलेज हो जाते हैं अगर आपका लिक्विड है या कुछ भी ऐसा है, तो जो नॉर्मल स्पॉइलेज है वो मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। लेकिन एबनॉर्मल स्पॉइलेज, भाई आपने सारा ही गिरा दिया या सारा ही खराब हो गया, तो आप उसको सेपरेटली ट्रीट करोगे, आप उसको वेस्टेज में नहीं डालोगे, मटेरियल कॉस्ट में नहीं डालोगे। जो फिर आता है डिफेक्ट। अगर आपका मटेरियल कॉस्ट जो है रेक्टिफेबल डिफेक्ट है तो वो इंक्लूड होगा, कि दिख रहा है कि भाई ये डिफेक्ट है लेकिन फिर भी आप मटेरियल लेकर आए हो, तो वो आपका इंक्लूड होगा। लेकिन अगर नॉन रेक्टिफाइबल डिफेक्ट है कि भाई आप उस डिफेक्ट को सही नहीं कर सकते, तो आप उसे एक्सक्लूड करोगे। अगर डिफेक्ट को सही किया जा सकता है तो इंक्लूड होगा मटेरियल कॉस्ट में, और नहीं सही किया जा सकता तो वो एक्सक्लूड होगा। फिर और क्या क्या एक्सक्लूजन होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की कॉस्ट होते हैं जो कि हम अपनी मटेरियल कॉस्ट में एक्सक्लूड करते हैं, उसमें हम ऐड नहीं करते। कोई भी फाइन लगाए, कोई पेनल्टी लगे, कोई भी खराबी हुई, डैमेज हुआ, तो उसको हम मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं करते। कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, या फिर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, जो है नजरअंदाजी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो भी हम जो है ऐड नहीं करते। फिर इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, अगर कोई हम किसी फाइनेंसिंग कॉस्ट को झेल रहे हैं, किसी चीज पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी हमारा जो है ऐड नहीं होता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।